नमस्कार दोस्तों। जो हम लोग अपने सितंबर माह का विज़न मैगज़ीन कवर कर रहे थे 2023 की, उसमें हमने 1 और 2 वीडियो में ये देखा कि पॉलिटी में क्या-क्या सेक्शन में क्या-क्या दिया हुआ है करंट अफ़ेयर में। उसके बाद हमने साइंस और टेक को प्रायोरिटी में रखा था कि साइंस और टेक से क्वेश्चन आते हैं। तो साइंस और टेक का पहला जो पोर्शन, पहला वीडियो हमने वो कंप्लीट कर दिया था। दूसरे वीडियो में हम संक्षिप्त सुर्खियाँ देख रहे हैं। हाँ, तो आगे आइए स्टार्ट करते हैं, जो कि साइंस टेक का दूसरा वीडियो और हमारे सितंबर माह के मैगजीन का चौथा वीडियो है। आइए प्रारंभ करते हैं। संक्षिप्त सुर्खियों में पहला है हाइपरलूप। हाइपरलूप एक जो है वो एलॉन मस्क की कंपनी द्वारा एक विचाराधीन एक तकनीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए मतलब कि कोई भी से रेलवे होता है, उसका रेलवे का एक टनल बनाकर अंदर से ऐसे हाइपरलूप तकनीक के द्वारा वैक्यूम क्रिएट करके काफी तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा जाएगा। इस तकनीक को हाइपरलूप तकनीक कहते हैं। इसके बारे में क्या दिया देख लेते हैं। इंडिया के लिए टाटा स्टील और टीयूटीआर हाइपरलूप ने हाइपरलूप तकनीक के विकास पर संयुक्त रूप से कार्य करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। टीयूटीआर हाइपरलूप आईआईटी मद्रास में संचालित एक डीप टेक स्टार्टअप है। जो टीयूटीआर है, ये एक स्टार्टअप है। कहाँ का स्टार्टअप है? ये स्टार्टअप है आईआईटी मद्रास का। हाइपरलूप यात्रियों और हाइपरलूप जो है आपका, वो यात्रियों और कार्गो के लिए प्रस्तावित एक अल्ट्रा हाई स्पीड युक्त जमीनी परिवहन प्रणाली है। इसकी गति 700 मिली प्रति घंटे से अधिक होगी, यानी कि 700 किलोमीटर से भी प्रति घंटे के हिसाब से भी वो तेज चलेगी। ये एक परिवहन प्रणाली है जो जमीनी युक्त है। ये आसमान में एक जमीनी युक्त प्रणाली है हाइपरलूप तकनीक। हाँ, हाइपरलूप की अवधारणा को एलॉन मस्क और उनकी कंपनी स्पेस एक्स तथा अन्य कंपनियों द्वारा प्रचारित किया गया है। इन 3 आवश्यक घटक होते हैं। जब इस जो हाइपरलूप तकनीक है, इसमें 3 आवश्यक घटक होते हैं। पहला होता है ट्यूब, दूसरा होता है पॉन्ड, तीसरा होता है टर्मिनल। आइए ट्यूब देख लेते हैं। ट्यूब एक बड़ी पॉन्ड के आने जाने वाले मार्ग को छोड़कर पूरी तरह से बंद व कम दबाव वाली प्रणाली या वैक्यूम ट्यूब आमतौर पे एक लंबी सुरंग होती है। तब एक लंबी सुरंग होगी वो, ये इसके बारे में है। लंबी सुरंग के बारे में जो ट्यूब होगी। दूसरा होगा पॉन्ड, एक कोच होगा। पॉन्ड जो है कोच होगा, मतलब जैसे रेलवे कोच जैसे कोच होगा। इस पर वायुमंडलीय दबाव के बराबर दबाव को बनाया रखा जाता है। इसमें चुंबकीय प्रणोदक का उपयोग किया जाता है, जो ट्यूब के भीतर वायु प्रतिरोध या घर्षण को काफी हद तक कम या लगभग समाप्त कर देता है। और तीसरा होता है टर्मिनल। पॉन्ड के आगमन और प्रस्थान को संबंधित करता है। लाभ क्या होंगे इसके? या या बड़े शहरों के बीच हवाई यात्रा की तुलना में सस्ता विकल्प होगा। साथ ही इसमें यात्रा के समय और प्रदूषण में कमी आएगी। पहला टॉपिक खत्म हुआ। दूसरा है हमारा काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। गुजरात में भारत के पहले सबसे बड़े स्वदेशी 700 मेगावाट क्षमता वाले काकरापाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र का परिचालन शुरू हुआ है। काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र 3 जो है दाब युक्त भारी जल रिएक्टर का स्वदेशी रूप से विकसित सबसे बड़ा संस्करण है। मतलब दाब युक्त जो भारी जल होगा उसके लिए है। इस भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O। इस संयंत्र में 2020 में अपनी प्रथम क्रिटिकेलिट हासिल कर ली थी। यह एक संयंत्र तब क्रिटिकेलिट प्राप्त करता है जब प्रत्येक विखंडन का घटना है इतनी पर्याप्त संख्या में न्यूट्रॉन रिलीज करती है कि चालू अभिश्रृंखला अभिक्रिया को जारी रख सकते हैं। मतलब कि एक संयंत्र तब क्रिटिकेलिक प्राप्त करता है जब प्रत्येक विखंडन घटना, जो विखंडन की प्रत्येक घटना है,
इसकी इतनी पर्याप्त संख्या में न्यूट्रॉन रिलीज करती है कि चालू श्रृंखला अभिक्रिया को जारी रखा जा सके, यानी कि जो उसमें से जो हम यूरेनियम यूज करके उसका जो मतलब कि जो उसमें विस्फोट करेंगे उससे इतनी ऊर्जा निकले कि जो न्यूट्रॉन से रिलीज हो रहा है वह और चालू ही प्रक्रिया में दोनों के बीच वो जारी जारी कर सके। पीएचडब्ल्यूआर में प्राकृतिक यूरेनियम को ईंधन के रूप में भारी जल को मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। जो हमारा दाबयुक्त भारी जल रिएक्टर होता है, इसमें जो प्राकृतिक यूरेनियम होता है उसको ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। तो वहीं अगर इस रिएक्टर में जो मंदक का काम करता है वो करता है भारी जल। भारत में 3 चरणों वाला परमाणु कार्यक्रम। होमी भाभा ने माफ करिएगा, होमी भाभा ने देश में यूरेनियम संसाधनों के सीमित भंडारण को देखते हुए 3 चरणों वाले परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की परिकल्पना की थी। ये पहला चरण है। पहले चरण में भारी जल रिएक्टर प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन का उपयोग करते हैं और प्लूटोनियम के उत्पादन करते हैं। पहला। दूसरे चरण में ये होता है, इस ईंधन के रूप में प्लूटोनियम और प्राकृतिक यूरेनियम के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। थोरियम को यानी कि थोरियम 223 में यूरेनियम 233 में परिवर्तित करने के लिए ईंधन चक्र में शामिल किया जाता है। तीसरा चरण में है, यह रिएक्टर में ईंधन के रूप में थोरियम और यूरेनियम के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। थोरियम यूरेनियम 233 में परिवर्तित हो जाता है, जो रिएक्टर को शक्ति प्रदान करता है। जो थोरियम होता है तृतीय चरण में वो यूरेनियम में परिवर्तित हो जाता है और रिएक्टर को शक्ति प्रदान करता है। KAPP3 यानी काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र 3 में निम्नलिखित उन्नत सुरक्षा सुविधाएं शामिल की गई। मतलब कि जो हमारा परमाणु संयंत्र केंद्र होता है उसमें विस्फोट होने की संभावनाएं भी होती हैं, जैसा कि आपने देखे होंगे कि 2011 मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, जापान में ये एक दुर्घटना हुई थी कि वहाँ का परमाणु रिएक्टर जो है बोल गया था। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, क्योंकि रेडिएशन फैल जाता है जो कई वर्षों तक वातावरण और वायुमंडल में बना रहता है। तो जो हम अपना नया काकरापारा विद्युत संयंत्र तीसरा स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें जो सुरक्षा की सुविधाएं बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इसमें ये दिया हुआ है। पतली दीवार वाले प्रेशर ट्यूब, सीमा से सीमा से अधिक दबाव को कम व्यास वाली इन ट्यूबों की श्रृंखला में विपरीत करके अत्यधिक दबाव के कारण होने वाली दुर्घटना को कम किया जा सकता है। पैसिव डी पैसिव डीके पैसिव डीके हीट रिमूवल सिस्टम, इसे जापान के फुकुशिमा यानी 2011 जैसे परमाणु दुर्घटना की आशंका को समाप्त करने के लिए जनरेशन थर्ड प्लस संयंत्रों हेतु अपनाई जाने वाली तकनीक को तर्ज पर शामिल किया गया। जो मैं भी बात बता रहा था वही वाली ही है। स्टील लाइन कंटेनमेंट, इसमें शीतलक हानि से होने वाली दुर्घटना यानी लॉस ऑफ कूलेंट एक्सीडेंट के मामले में विस्फोट को दबाव को कम करने के लिए किया जाता है। शीतलक हानि संबंधित दुर्घटना को रिएक्टर के प्राथमिक शीतलन प्रणाली में भारी जल शीतलक के रिसाव के रूप में परिभाषित किया गया है। भारत इस समय अपने 3 चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण में है। नाभिकीय संयंत्र से विद्युत उत्पादन के लिए यूरेनियम 235 के समस्थानिक का 3 से 5% तक ही संवर्धन किया जाता है। अगर यूरेनियम 235 का इससे ज़्यादा संवर्धन किया जाएगा तो कहीं न कहीं यह विद्युत के उत्पादन साथ-साथ ये विस्फोटक के लिए जो ईंधन चाहिए, यानी कि जो परमाणु बम के लिए जो
यूरेनियम चाहिए रहता है, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। 2 से 3% 3 से 5% तक का अगर संवर्धन करते हैं, तो इससे बिजली उत्पादन में बहुत ही सहायता मिलती है। आइए अपना तीसरा टॉपिक देखते हैं। दूरसंचार, प्रसारण और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास। ट्राई ने दूरसंचार, प्रसारण और सूचना प्रौद्योगिकी आईसीटी क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने के लिए परामर्श पत्र जारी किया है। यानी कि ट्राई जो है दूरसंचार विभाग में आर&डी यानी अनुसंधान एवं विकास के लिए एक परामर्श पत्र जारी किया है, वो इसमें बताया गया है। इस परामर्श पत्र का उद्देश्य देश में मौजूदा आर&डी इकोसिस्टम की समीक्षा करना, ये वर्तमान में जो देश में अनुसंधान हो रहे हैं और विकास कार्य हो रहे हैं उसकी समीक्षा करना है। दूसरा, आर&डी यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने वाले में आने वाली बाधाओं की पहचान तथा सूचना व संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आर&डी में सुधार के लिए कुछ उपायों की सिफारिश करना है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत ट्राई को दूरसंचार प्रौद्योगिकी के विकास के लिए परामर्श करने का दायित्व सौंपा गया है। आईसीटी क्षेत्र में आर&डी का महत्व क्या है? इससे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को महत्व मिलेगा, विकास के कार्य को महत्व मिलेगा, उद्योग 4.0 को समर्थन मिलेगा, जिसमें 4.0 क्या है? इसमें स्वचालित प्रणाली होंगी यानी ऑटोमेटिकली सारे वर्क होंगे, पूर्वानुमान समीक्षाकारी होगी, मतलब कि जो हम लोग रिसर्च डेवलपमेंट करके कब बरसात होने वाली है, कब तूफान या चक्रवात आने वाली, इसका पूर्वानुमान कर सकेंगे। हाँ, इसके लिए जो उद्योग स्थापित किए वो रियल टाइम आधार पर निर्णय ले सकेंगे। इन सारे उद्योग को 4.0 उद्योग कहते हैं। उपभोक्ता की संतुष्टि मिलेगी, मतलब कि जब हम आर&डी बढ़ाएंगे आईसीटी के क्षेत्र में, तो उसमें जो होने वाले साइबर हमले हैं, साइबर हमले से हम कम से कम कर सकें, क्योंकि हमारे पास ऐसी तकनीक होगी जो हम साइबर हमलों को रोक पाएंगे। तो जाहिर सी बात है उपभोक्ता को संतुष्टि मिलेगी ही कि हमारा किसी प्रकार से फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। और चौथा ऑप्शन है आपका आर्थिक। रियल टाइम डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ जो हमारा एक सपना है 2027 तक भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करना, उसमें इससे काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि आईटीसी के क्षेत्र में हाँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने से हमारे देश में बहुत ही नवाचार, नए-नए उद्योगों के लिए जो एक इकोसिस्टम होता है पनपने का, वो प्राप्त होगा। लेकिन इसके साथ-साथ जहाँ अधिकार है तो वहाँ चुनौतियाँ भी हैं, जहाँ प्रोत्साहन है वहाँ चुनौतियाँ तो हैं ही। तो आइए चुनौतियों को देख लेते हैं। चुनौतियाँ हैं, दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र में आर&डी में शामिल संगठनों की संख्या कम है। मतलब कि आईसीटी के क्षेत्र में जो हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उनकी जो संगठन है, मतलब कि जो कंपनियाँ या जो संस्था इसमें रिसर्च करना चाहती हैं, उनकी संख्या बहुत सीमित है। पहली बात तो ये चुनौती है कि इसमें बहुत ही सीमित संख्या है। दूसरी जो इसमें कमज़ोरी ये है, इसमें इंटरलिंकिंग और अनुसंधान के व्यावसायिक उपयोग बहुत कम है। मतलब किसी भी कार्य को तब तक प्रोत्साहन नहीं मिलेगा जब तक उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन जब इतनी खामियाँ हैं कि इनके एक दूसरे की लिंकेज, मतलब कि एक परियोजना दूसरी परियोजना से लिंक नहीं है या कोई एक सेक्टर दूसरे से लिंक नहीं है, तो हर जगह अलग-अलग जाना पड़ता है। तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। हुँ, तीसरा है जो हमारा केंद्रीकृत प्रशासनिक ढाँचा है, हाँ? वो जो है वो बहुत कमज़ोर है। इसी प्रकार का कोई लिखित इस प्रकार का कि इस क्षेत्र में कैसे एक विकास होना है, एक दूरगामी जो एक विचारधारा होती है, दूरगामी एक जो रणनीति होती है, उसमें का कहीं न कहीं बहुत खामियाँ हैं और दूरगामी रणनीति को अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। तीसरा है, जो बड़ी-बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हैं, वो जो हार्डवेयर, मतलब कि जो बड़े-बड़े कंप्यूटर बनाना या सर्वर बनाना, उसमें इन्वेस्टमेंट कम करके बल्कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें ज़्यादा अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, जो कि एक ये भी बहुत बड़ी चुनौती है। अब देख लेते हैं दूरसंचार क्षेत्र में शुरू की गई पहलें, मतलब कि दूरसंचार क्षेत्र उसमें कौन-कौन सी पहल शुरू की गई है।
पहला है सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड टेलीकॉम ने स्वदेशी स्वदेशी यार स्वदेशी 4G और 5G कोर प्रौद्योगिकी विकसित की है, यानी कि जो दूरसंचार क्षेत्र है, हाँ, 4G और 5G के लिए जो प्रौद्योगिकी चाहिए उसको विकसित की। इससे पहले 3G 2G जो था उसके लिए हमने विदेशों से सुविधाएं आयात की थी, लेकिन 4G 5G में हमने जो कोर प्रौद्योगिकी होती है, जो बेसिक जो रिसर्च होता है, वो हमने खुद से किया है। राष्ट्रीय डिजिटल संरचना नीति 2018 की घोषणा की गई है। दूरसंचार क्षेत्र के लिए उत्पाद और संबंधित प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। आईआईटी मद्रास ने एक स्वायत्त अनुसंधान सोसाइटी यानी वायरलेस टेलीकॉम के उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना की है। भारत में अनुसंधान एवं विकास की स्थिति जीडीपी की तुलना में आर&डी में 0.7% व्यय होता है। मतलब कि हमारी टोटल जितनी जीडीपी है उसमें रिसर्च और डेवलपमेंट में मात्र 0.7% ही व्यय किया जाता है। वहीं विकसित देश में देखा जाए तो यह बहुत ज़्यादा हो जाता है, और साथ सबसे ज़्यादा जो होता है आर&डी पे रिसर्च वो दो देशों में होता है। पहला होता है हमारा अमेरिका में, दूसरा होता है इजराइल में, जो अपनी जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है आर&डी पे खर्च करते हैं। विश्व की सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में आर&डी का औसत जो है 1.5 से 3% के बीच है। सार्वजनिक क्षेत्र निवेश में 63% है, यूएसए में 24%, चाइना में 23% और जापान में 21% जो है आर&डी इस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां करती हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत का 40वां स्थान था। 2021 की रैंक में 6 अंक का सुधार होकर 2021 में 46वें रैंक पर भारत था नवाचार में। हाँ, प्रचलित मार्ग में आर&डी के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा जो है 100% कर दी गई है। ये एक अच्छा कदम किया कि अगर आपको आर&डी पे कुछ खर्च करना है और विदेशी निवेश चाहिए तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है वो 100% है। पेटेंट आवेदन और मंजूरी 7 वर्ष यानी कि 2014 से 21 में क्रमशः 21 में वृद्धि क्रमशः 1.5 गुना से लेकर 5% 5 गुना हो गई है। मतलब कि जो हमारा जो पेटेंट कराते हैं हम किसी भी चीज़ का, अगर हम खोज करते हैं या कुछ दवाइयाँ बनाते हैं तो उसका जो पेटेंट होता है उसका जो है 2014 से 21 के बीच में वो 5 गुना से ज़्यादा बढ़ गया है। पेटेंट हमारा 5 गुना से ज़्यादा बढ़ गया है। चौथा देखते हैं मोनोक्लोनल मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में देखते हैं। केंद्र सरकार ने ऑस्ट्रेलिया से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की खुराक खरीदने का निर्णय लिया है। तो कहाँ से निर्णय लिया गया है? सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया से निर्णय लिया गया है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का खुराक खरीदने के। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एक प्रायोगिक दवा है। वर्ष 2018 में केरल में निपाह वायरस के प्रकोप के दौरान भी संक्रमित लोगों के इलाज के लिए इसका आयात किया गया था। यानी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है वो किसके उपयोग में आती है? इस बीमारी की एंटीबायोटिक दवा बनाई गई है, वह है निपाह वायरस के। निपाह वायरस के केस भारत में कहाँ देखे गए थे 2018 में? वो देखे गए थे केरल में। हाँ, निपाह वायरस एक जूनोटिक वायरस है। यह दूषित भोजन के सेवन से या संक्रमित व्यक्तियों से प्रत्यक्ष संपर्क में भी लोगों में फैलता है। यानी कि जूनोटिक रोग वो होते हैं जो मनुष्यों से मनुष्यों में, जानवरों से मनुष्य में, ये सब में जा सकते हैं, वो जूनोटिक्स रोग में आते हैं। निपाह वायरस किससे? भोजन से फैलता है और संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आने में फैलता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एक कृत्रिम एंटीबॉडी है। ये हमारी प्रतिरक्षा तंत्र की कार्यप्रणाली की नकल करती है। मतलब कि अगर ये जो एंटीबॉडी हम अपने शरीर में खुराक के रूप में लेते हैं तो ये जो हमारी एंटीबॉडी है, जो शरीर की स्वयं की एंटीबॉडी जो खून में रहती है उसकी नकल करती है। यानी कि उसकी प्रतिरक्षा तंत्र की एक कार्यप्रणाली की जो हमारी एंटीबॉडी शरीर में जो प्राकृतिक रूप से एंटीबॉडी बनी हुई है की नकल करती है और इसके उत्पादन में बढ़ावा देती है। इसका उत्पादन एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। इस प्रक्रिया में मानव रक्त में विशेष प्रकार के एंटीबॉडी को प्राप्त किया जाता है और फिर उसका क्लोन बनाया जाता है।
या केवल एक एंटीबॉडी का क्लोन होते हैं और केवल एक एंटीजन से ही आबद्ध होते हैं। यानी ये जो है, ये केवल एक एंटीबॉडी का क्लोन होता है। मतलब सारी एंटीबॉडी, शरीर में बहुत किस्म के एंटीबॉडी होते हैं, जैसे कि सर्दी से हो गई, जुकाम से हो गई, खांसी से हो गई, बुखार से हो गई, इस तरह के कई एंटीबॉडी शरीर में होती है ना, जो सबसे प्रतिरक्षा तंत्र बनाती है। तो इसमें जो निपा वायरस लेटर है, वो केवल एक एंटीबॉडी का क्लोन बनाती है। एक एंटीबॉडी का क्लोन बनाती है। ये एक ही मूल ये एक ही मूल कोशिका से प्राप्त सजातीय हाइब्रिड कोशिका यानी बी कोशिका द्वारा निर्मित होती है। कैसे कोशिका द्वारा निर्मित होती है? बी कोशिका द्वारा निर्मित होती है। दूसरी ओर पॉलीक्लोनिक एंटीबॉडी मिश्रित एंटीबॉडी होती है। आप पहला एंटीबॉडी देखेंगे, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है वो मात्र एक एंटीबॉडी को क्लोन करती है, तो वहीं दूसरी होती है पॉलीक्लोनिक एंटीबॉडी या मिश्रित एंटीबॉडी होती है, जो अलग अलग बी कोशिकाओं के वंशक्रम द्वारा स्रावित होती हैं। इसका उपयोग कैंसर, इबोला, एचआईवी के उपचार में किया जाता है। तो जो कैंसर, इबोला, एचआईवी जैसे घातक वायरस जो रोग होते हैं, इनके इलाज के लिए पॉलीक्लोनिक एंटीबॉडी का उपयोग किया जाता है। MABRS वायरल वायरल इन्वॉल्व के एक हिस्से से प्रभावी ढंग से बंध जाती है। ये इन्वॉल्व मानव शरीर में प्रवेश कर पाने के लिए मानव कोशिकाओं से माफ करिएगा, जुड़ जाता है। इस प्रकार का वायरस से प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर देते हैं। MABS से संबंधित चिंताएं। इसके उपयोग से शरीर में विविध साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं: साइटोक्रोम रीजनल सिंड्रोम रिएक्शन, एलर्जी, एटोपिक विकार, प्रतिरक्षा प्रणाली के विकार उत्पन्न आदि। शब्दावलियों को जान लें। आइए, एंटीबॉडी हमारे शरीर में बनने वाले सुरक्षात्मक प्रोटीन हैं। ये हमारे शरीर के किसी बाहरी तत्व यानी एंटीजन की उपस्थिति में प्रतिरक्षा प्रणाली उत्पन्न उत्पन्न होते हैं। पांचवा टॉपिक देख लेते हैं, जो WHO के उच्च रक्तचाप पर जो रिपोर्ट आई है, यानी हाइपरटेंशन की जो रिपोर्ट आई है, उसको देख लेते हैं। यह WHO की उच्च रक्तचाप की पहली रिपोर्ट है। इसे ग्लोबल रिपोर्ट ऑन हाइपरटेंशन द रेस अगेंस्ट द साइलेंट किलर शीर्ष के नाम से जाना गया है। ये एक रिपोर्ट पूछा जा सकता है कि जो रिपोर्ट है ये किससे संबंधित है। द रेस अगेंस्ट अ साइलेंट किलर कौन सी रिपोर्ट है? वो है उच्च रक्तचाप से रिलेटेड रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट को किसने निकाला है? तो WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने निकाला है। उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन के बारे में। सामान्य से अधिक रक्तचाप की स्थिति को उच्च रक्तचाप कहा जाता है। ये डायस्टोलिक और सिस्टोलिक रक्तदाब स्तर के आधार पर मापा जाता है। सिस्टोलिक रक्तचाप दिल की धड़कन के समय धमनियों पर पड़ने वाले दाब को नापता है। वहीं डायस्टोलिक रक्तचाप दो धड़कनों यानी 2 हार्टबीट के बीच के धमनियों के दबाव को मापता है। जो सिस्टोलिक रक्तचाप होता है, वो जब धड़कनें बढ़ती हैं तो धमनियों पे जो दबाव पड़ रहा है, यानी सिस्टोलिक रक्तचाप जो होता है वो धमनियों के दबाव को नापता है। तो वहीं डायस्टोलिक रक्तदाब जो होता है, जो डायस्टोलिक रक्तदाब जो होता है, दो धड़कनों यानी जो धड़कनों के बीच की धमनी होती है, उनके दबाव को नापता है। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु: विश्व स्तर पर महिलाएं 32% की तुलना में पुरुष में 34% उच्च रक्तचाप की स्थिति पाई जाती है। यानी कि विश्व स्तर में जो उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन होता है वो पुरुषों में ज़्यादा होता है, तो महिलाओं में कम होता है। ज़्यादा फर्क नहीं है, 2% का फर्क है, लेकिन 2% भी विश्व में जहाँ 8 अरब 9 अरब की जनसंख्या, 2% बहुत महत्वपूर्ण रखता है। भारत में 31% आबादी उच्च रक्तचाप की समस्या से ग्रस्त है। उच्च रक्तचाप से ग्रस्त केवल 37% भारतीय ही इसकी इलाज करवा पाते हैं। केवल 30% कोई उपचार
मिल पाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार उच्च रक्तचाप का बेहतर नियंत्रण से भारत में 2040 तक 4.6 मिलियन लोग यानी कि 46 लाख लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। इस पे अच्छे से काम हो रहा है। मतलब कि डब्ल्यूएचओ ने बताया है कि जो उच्च रक्तचाप के बेहतर नियंत्रण के लिए भारत बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है और 2040 तक करीबन 46 लाख लोगों को मृत्यु से बचाया जा सकता है। उच्च उच्च सिस्टोलिक उच्च सिस्टोलिक रक्तदाब, जिसमें ये बताया गया था कि धड़कन जो जब उच्च रक्तचाप बढ़ता है, जो धमनियों पर दबाव पड़ता है, वो सिस्टोलिक रक्तदाब होता है। के कारण हृदय रोग से होने वाली मौत पुरुष 51% की तुलना महिलाओं में 54% देखी जाती है। मतलब कि जो हृदय घात होता है, जो हृदय रोग होता है, उसमें जो महिलाओं ज़्यादा पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की जो मृत्यु होती है, वो सिस्टोलिक रक्त दबाव के कारण होती है। जो सिस्टोलिक रक्त दबाव क्या होता है? जब उच्च रक्तचाप होता है, तो जो दिल की धमनियाँ होती हैं, उन पे जो दबाव पड़ता है, वो होता है। उच्च रक्तचाप के लिए उत्तरदायी कारक निम्नलिखित हैं: अधिक नमक का सेवन करना, तंबाकू का सेवन करना, मोटापा, शराब का सेवन करना, शारीरिक व्यायाम नहीं करना। ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं सभी जो हमारा युवा वर्ग है, वो ज़्यादा ग्रसित होता है। पहला तो वो नमक तेज़ खाते हैं हमारे इंडिया में सब लोग, नमक का ऊपर से नमक का कभी ऊपर से सेवन नहीं करना चाहिए। मतलब नमक को कभी होता है ना कि लोग ऊपर से डाल लेते हैं दाल में या सब्ज़ी में, वो नहीं करना चाहिए, वो उच्च रक्तचाप का प्रतीक हो जाता है। तंबाकू का सेवन भारत में होता ही है। मोटापा से ग्रसित पूरा विश्व है एक प्रकार से। शराब का सेवन भारत में अधिक होता है, लेकिन बिहार को ड्राई स्टेट होने के बाद भी वहाँ शराब की बहुत ही ज़्यादा बिक्री होती है, गुजरात में होती है। और शारीरिक व्यायाम नहीं करना। हाँ, हमें शारीरिक व्यायाम ना करने से बहुत सी बीमारी होती है, उसमें से एक है रक्तचाप भी। भारत द्वारा उठाए गए कदम। भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और डब्ल्यूएचओ इंडिया द्वारा शुरू की गई एक सहयोगात्मक पहल है। इसका उद्देश्य प्रामाणिक उपचार प्रोटोकॉल, नियमित दवा आपूर्ति, रोगी केंद्रित देखभाल, कार्य सक्षम करना और डिजिटल सूचना प्रणाली का उपयोग करके उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करना है। इस तरह का ये जो उच्च रक्तचाप के लिए डब्ल्यूएचओ ने रिपोर्ट निकाली थी, जिस रिपोर्ट का नाम था, सबसे इम्पोर्टेंट इस रिपोर्ट का नाम था द रेस अगेंस्ट एंड साइलेंट किलर। ये जो रिपोर्ट निकाली थी उच्च रक्तचाप से, इससे रिलेटेड ये टॉपिक था। ये टॉपिक खत्म हुआ। अब हम देख रहे हैं टॉपिक नंबर 6, जो कि गुजरात घोषणा पत्र से है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहले डब्ल्यूएचओ को जो पारंपरिक होता है चिकित्सा विश्व शिखर सम्मेलन 2023 का आउटकम दस्तावेज गुजरात घोषणा में जारी किया है। इसमें देशज ज्ञान, जैव विविधता तथा पारंपरिक पूरक और चिकित्सीय एकीकृत चिकित्सा के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई है। इसमें गुजरात घोषणा पत्र में यह दस्तावेज पारंपरिक चिकित्सा की क्षमता का दोहन करने और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली में पारंपरिक चिकित्सा के एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। स्क्रब टाइफ रोग, स्क्रब टाइफ्स डिजीज, टाइफस कारण ये रोग ओरिएंटियन हाँ, टिस्सू टिस्सू टिस्सुगामुशी मैं सही उच्चारण कर पा रहा हूँ तो तुसी गामुशी नामक एक बैक्टीरिया के कारण फैलता है। यानी स्क्रब टाइफस रोग जो है, वो एक जो बैक्टीरिया है
के कारण फैलता है और बैक्टीरिया का नाम है ओरिएंटिया तुसी तुसी गामुशी। वाहक जो होता है यह संक्रमित चिगर्स यानी कि लार्वा माइटेट के कारण के काटने से फैलता है। स्क्रब टाइफस से बचने के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है। सामान्य लक्षण इसके क्या है? बुखार, सिर दर्द, शरीर में दर्द और कभी-कभी दाने निकल आना। प्रभावित क्षेत्र हैं दक्षिण पूर्वी एशिया, इंडोनेशिया, चीन, जापान, भारत और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के ग्रामीण क्षेत्र हैं। तस्मानिया बाघ में जो तस्मानियाई बाघ है, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड्स का अध्ययन आरएनए का अध्ययन है ये। शोधकर्ताओं ने पहली बार किसी विलुप्त प्रजाति के आरएनए को अनुक्रमिक यानी कि सीक्वेंसिंग किया है। तस्मानियाई बाघ को तस्मानियाई बाघ को हाइलासीन हाइलासीन भी कहा जाता है। यह कुत्ते के आकार का धारीदार त्वचा वाला मांसाहारी मार्supial था। यह ऑस्ट्रेलिया के आसपास के द्वीपों में पाया जाता था। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए की तरह आरएनए भी आनुवंशिक सूचनाओं को संग्रहित करता है, साथ ही प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। में वहीं डीएनए में किसी जीव का आनुवंशिक कोड संग्रहित होता है। आरएनए डीएनए से प्राप्त आनुवंशिकी सूचनाओं के वाहक की भूमिका निभाता है। यह किसी जीव को जीवित रखने के लिए आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण करता है। यह कोशिका रक्तचाप को भी नियमित करता है। लाभ क्या होते हैं इससे? यह अनुक्रम की प्रजातियों की चयापचय विनिमय से संबंधित जानकारी देता है। दूसरा है इसमें पूर्व में आई महामारी के कारणों को समझने में भी मदद मिलेगी। इस तरह का 8वां टॉपिक खत्म हुआ और ये 9वां टॉपिक है जिसका नाम है डॉली भेड़। डॉली क्लोन भेड़ को बनाने वाली टीम का नेतृत्व करने वाले सर इयन विल्मुट का हाल ही में निधन हो गया। डॉली वयस्क कोशिकाओं के क्लोन किए जाने वाली पहली स्तनधारी थी। डॉली को सेमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर नामक क्लोनिंग विधि के उपयोग करके इनका जन्म की। डॉली क्या थी? एक भेड़ थी। सेमोटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर में अंडाणु कोशिका को केंद्रक से हटा दिया जाता है और उसकी जगह डोनर वयस्क कोशिकाओं को केंद्र में उपयोग किया जाता है। चूंकि कोशिका का 99.9% डीएनए क्रोमोसोम यानी डीएनए के रूप में केंद्र में मौजूद होता है, इसलिए क्लोन के रूप में विकसित जीव में मूल डोनर कोशिकाओं के समान ही डीएनए मौजूद होंगे। 10वां बिंदु है, 10वां चैप्टर इसमें ब्रह्मांड विस्तार से जुड़ी विवाद। मतलब कि जो हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है दिन ब दिन, उसमें जुड़ी एक विवाद आया है वो देख। शोधकर्ताओं ने ब्रह्मांड विस्तार से जुड़े विवाद को निपटाने के लिए एक नए तरीके प्रस्तावित किए हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 13.7 बिलियन वर्ष पहले हुई है। खगोलवादियों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए बिग बैंग की घटना को जिम्मेदार माना है। आप 11th क्लास की एनसीईआरटी उठाएंगे ज्योग्राफी की, तो उसमें आपको बिग बैंग थ्योरी को अच्छे से समझाया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रारंभ में ब्रह्मांड केवल एक बिंदु के रूप में था, लेकिन समय के साथ इसका विस्तार और फैलाव होता गया और यह इतना बड़ा हो गया जितना वर्तमान में है। इसका विस्तार अब भी लगातार जारी है। ब्रह्मांड के विस्तार की पहली गणितीय व्याख्या 1929 में एडविन हब्बल ने प्रस्तुत की थी। हालांकि ब्रह्मांड के विस्तार की परिशुद्धि दर, जिसे हब्बल स्थिरांक कहा जाता है, का पता लगाना अभी भी एक चुनौती है। हब्बल स्थिरांक की गणना निम्नलिखित द्वारा की जाती है। हब्बल स्थिरांक किस लिए उपयोग किया जाता है? ब्रह्मांड के विस्तार के लिए। ऐसे सुपरनोवा के दौरान उत्पन्न चमक का पर्यवेक्षण करते हुए
तुलना करने के लिए किया जाता है। सुपरनोवा अंतरिक्ष में किसी तारे में होने वाला सबसे बड़ा विस्तोक विस्फोट है। सुपरनोवा क्या है? एक विस्फोट है किसी तारे में। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड अर्थात बिग बैंग परिघटना के शेष बचे विकिरण में बदलाव का विश्लेषण करना। गुरुत्वाकर्षण तरंगों का उपयोग करके ये तरंगे स्पेस टाइम में तब तक उत्पन्न होती हैं जब विशाल खगोलीय पिंड जैसे न्यूट्रॉन तारे या ब्लैक होल आपस में टकराते हैं। हालांकि हबल स्थिरांक में एक विसंगति मौजूद है, क्योंकि हबल स्थिरांक का उपयोग करने वाली सभी तीनों पद्धतियां ब्रह्मांड के अलग-अलग चरण से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। सीएमबी अत्यधिक नवीन ब्रह्मांड पर आधारित है, जबकि अन्य दो पुराने ब्रह्मांड पर आधारित हैं। वर्तमान में शोधकर्ता भारत से भी शामिल हैं। वर्तमान में शोधकर्ता ने हब्बल स्थिरांक निर्धारित करने के लिए गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग और उनके समय विलंबन से संबंधित गणनाओं का अध्ययन करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग एक परिघटना है। इसके अंतर्गत अधिक दूर से चमकने वाले प्रकाश को स्रोत और प्रेक्षक के रूप में आने वाले किसी पिंड जैसे आकाशगंगा या क्रॉस के गुरुत्वाकर्षण द्वारा मोड़ दिया जाता है तथा अपनी ओर खींचा जाता है। इसी वजह से सुदूर आकाशगंगा अधिक प्रज्वलित प्रतीत होती है। ये एक टॉपिक खत्म हुआ। अब टॉपिक नंबर 11 स्टार्ट करें, जो CE-20 क्रायोजेनिक इंजन है। हाँ, जो क्रायोजेनिक इंजन हमारा होता है, क्रायो से मतलब आता है निम्न ताप में। क्रायो का तात्पर्य होता है निम्न तापमान, मतलब कि -159 है या 169 है, ऐसे कुछ है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। दोनों में से कोई एक है। आगे देख लेते हैं, अभी उसमें लिखा होगा। क्रायोजेनिक इंजन जो होता है हमारा, वो जो हमारे रॉकेट होते हैं जो स्पेस में जाते हैं उसमें उपयोग होता है। इसरो ने गगनयान मिशन में इस्तेमाल होने वाले CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। गगनयान जो है हमारा, वह यान है जो कि अंतरिक्ष में भारतीय मनुष्यों को ले जाएगा। वह गगनयान मिशन है। उस गगनयान मिशन में जो प्रक्षेपण के तौर पे जो रॉकेट यूज होगा उसमें, और उस रॉकेट में जो इंजन यूज होगा वो क्रायोजेनिक इंजन होगा। क्रायोजेनिक तापमान -150 से लेकर -279 डिग्री सेल्सियस पर ईंधन का उपयोग करते हैं। ये ठोस और तरल प्रणोदक इंजन की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं। वर्तमान में जो हम अपना इंजन यूज कर रहे हैं वह तो या ठोस ईंधन होता है, या तरल, या ठोस या तरल दोनों होते हैं। इनकी जो कार्य क्षमता होती है वह कम होती है, वहीं आप क्रायोजेनिक इंजन की कार्य क्षमता बहुत अधिक होती है, क्योंकि यह तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन प्रणोदक को संयोजन का उपयोग करके गैस जनरेटर चक्र का उपयोग करने वाला पहला क्रायोजेनिक इंजन है। इसकी क्षमता 28 टन ईंधन की है। इसका उपयोग भूतुल्यकारी उपग्रह प्रक्षेपण यानी MK3 LVM3 के ऊपरी चरण में के रूप में किया जाएगा। ये टॉपिक खत्म हुआ। 7वां का 12वां टॉपिक है, मतलब 12वां टॉपिक है नासा का ओसिरिस रेक्सस क्षुद्रग्रह सैंपल कैप्सूल। नासा का ओसिरिस रेक्सस कैप्सूल बेत्रु क्षुद्रग्रह से सैंपल लेकर पृथ्वी पर वापस लौटा। ओसिरिस ओरिजिन्स स्पेक्ट्रल इंटरप्रेशंस रिसोर्सेस आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रेगुलेटिंग
एक्सप्लोरर मिशन को 2016 में लॉन्च किया गया था। यह पृथ्वी के निकट क्षुद्रग्रह बेनरू बेनरू का पर्यवेक्षण करने वाला नासा का पहला मिशन था। अक्टूबर 2020 में OSI ओसिरिस REX अंतरिक्ष यान ने क्षुद्रग्रह बेनरू के धूल और कंकड़ के नमूने एकत्र किए थे। क्षुद्रग्रह ऐसे चट्टानी पिंड हैं जो जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। वे 4.6 अरब वर्ष पूर्व अरब निर्मित सौर मंडल के अवशेष हैं। जब हमारा सौरमंडल बना था तो ये इसके अवशेष हैं, क्षुद्र ग्रह हैं। इन्हें लघु ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि ये ग्रहों से बहुत अधिक छोटे होते हैं। बेत्रु ए बी बेत्रु एक बी प्रकार के क्षुद्रग्रह हैं, अर्थात यह महत्वपूर्ण मात्रा में कार्बन और कई अन्य खनिज धारित करते हैं। इसलिए इस पर आपतित होने वाले प्रकाश का केवल 4% ही परिवर्तित करता है। इसकी तुलना पृथ्वी लगभग 30% सौर और शुक्र लगभग 65% प्रकाश को परिवर्तित करती है। बेत्रु सौर मंडल में निर्माण के शुरुआती 10 मिलियन वर्ष निर्मित हुआ था। अरबों वर्ष के बाद भी इसमें बहुत अधिक संरचनात्मक परिवर्तन नहीं हुए हैं। इसका तात्पर्य है कि इसकी सतह के नीचे सौरमंडल की उत्पत्ति के समय के रसायन और चट्टान मौजूद हैं। क्षुद्रग्रह से प्राप्त सैंपल का महत्व। यह पृथ्वी के निर्माण के साथ साथ कार्बनिक पदार्थों तथा जल की उत्पत्ति को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि कार्बनिक पदार्थ तथा जल की उत्पत्ति से पृथ्वी का जीवन संभव हुआ है। यह संभावित रूप से खतरनाक क्षुद्रग्रहों के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करेगा, जिससे संपूर्ण मानव जगत का कल्याण होगा। क्षुद्रग्रह धूमकेतु के सैंपल पृथ्वी पर लाने के लिए लॉन्च किए गए अन्य मिशन हैं। एक मिशन है आपका स्टारडस्ट अंतरिक्ष यान, जो USA ने धूमकेतु P वाइडर 2 के नमूने लाया था, और हायाबुसा 2 जो था वो जापान का था, क्षुद्रग्रह रायुगु के सैंपल एकत्र करके पृथ्वी पर लाया था। ये टॉपिक खत्म हुआ। टॉपिक नंबर 13 स्टार्ट होने वाला है, जो सिल्म और एक्सरीज सिल्म और एक्सरीज है वो। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने H-21 रॉकेट के सिलम मून लैंडर और एक्सरीज स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया है। सिल्म यानी कि स्मार्ट लैंडर फॉर इनोवेटिंग मून 2024 की तुलना में चंद्रमा के सियोली क्रास्ट पर जापान की पहली सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। जैसे अभी हमारा चंद्रयान लैंड किया सॉफ्ट लैंडिंग, वैसे ये जापान का सिल्म जो है वो जो है सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसका उद्देश्य पिन पॉइंट लैंडिंग तकनीक का प्रदर्शन करना है। यह तकनीक चंद्रमा पर कहीं भी लैंड की संभावना बनाएगी। एक्सरीज यानी एक्सरे इमेजेंसी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन जाक्सा यानी जापान और नासा और यूरोपीय एजेंसी की संयुक्त मिशन है। यह पृथ्वी के कक्षा में उच्च ऊर्जा युक्त एक्सरे प्रकाश में ब्रह्मांड का अध्ययन करेगी। चौदहवां पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, जो मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट है। नासा के परसिवोरस मार्स रोवर के साथ भेजे गए मॉक्सिन उपकरण ने मंगल ग्रह पर अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। जो नासा ने जो मंगल ग्रह के लिए जो अपना उपग्रह छोड़ा उसका नाम क्या था, परसिवर रोवर
था, तो उसने जो है उसमें एक लगा था उपकरण जिसका नाम था मॉक्सिस। ने मंगल ग्रह पर अपना मिशन सफलतापूर्वक कर लिया है। मॉक्सिस ऑक्सीजन तत्व उत्पन्न करने वाला उपकरण है। जो मॉक्सी है वो ऑक्सीजन तत्व उत्पन्न करेगा। कहाँ पर? मंगल पर। मॉक्सी एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से आणविक ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। इसके तहत मंगल के पतले वायुमंडल में इसमें पंप किए गए कार्बन डाइऑक्साइड के प्रत्येक अणु से एक ऑक्सीजन परमाणु को अलग किया जाता है। यह मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए ईंधन और श्वसन हेतु ऑक्सीजन का उत्पादन करने के लिए एक वह तकनीक साबित हुई है। इसमें मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है। जूनो मिशन। नासा ने जूनो मिशन ने बृहस्पति ग्रह के करीब अपनी 53वीं फ्लाई बाई पूरी की है। फ्लाई बाई ये एक अंतरिक्ष यान की वैज्ञानिक डेटा एकत्र करने के लिए किसी खगोलीय पिंड के काफी करीब उड़ना होता है। ऐसे यूपीएससी में टर्म पूछो, ऐसे अक्सर एक दो क्वेश्चन आते हैं कि चर्चा में रहा ये शब्द किससे रिलेटेड है, तो ये पूछा जा सकता है कि चर्चा में रिलेटेड जो फ्लाई बाई है वो किससे है। फ्लाई बाई ऑप्शन में दे देगा कि तितलियों से है, जैव विविधता से है, खगोलीय पिंड से है। इस तरह क्वेश्चन बना के दे देगा। तो फ्लाई बाई किससे है? वो खगोलीय पिंड से है। और वो कहाँ का है? वो जूनो ग्रह का, जो जूनो मिशन भेजा गया था नासा द्वारा बृहस्पति के लिए, उसका है। जूनो मिशन के बारे में इसे 2011 में 5 साल के मिशन के लिए लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य बृहस्पति ग्रह के घने बादलों के नीचे अध्ययन करना है। साथ ही बृहस्पति सौरमंडल और ब्रह्मांड में विशाल ग्रह की उत्पत्ति का विकास का पता लगाना है। इस वैज्ञानिक परीक्षण के लिए बृहस्पति के धुंधले वलय का भी अध्ययन करना है। इसके विस्तारित मिशन के तहत यह सितंबर 2025 तक अंतरिक्ष यान के सक्रिय रहने तक बृहस्पति ग्रह का अध्ययन कार्य जारी रखेगा। K2-18b एक्सोप्लैनेट बाह्य ग्रह या बहिर्ग्रह। K2-18 ये ऐसे भी कोई एक शब्दावली दे देगा प्रीलिम्स के लिए किसी भी पेपर में कि K2-18 क्या है। तो K2-18 क्या है? एक ठो बाह्य ग्रह है जो कि अंतरिक्ष से रिलेटेड एक शब्दावली है। नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप ने K2-18b नामक एक्सो प्लैनेट पर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की मौजूदगी का पता लगाया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। K2-18 क्या है? एक एक्सो प्लैनेट है जहां कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की उत्पत्ति का पता लगा है। K2-18b एक्सोप्लैनेट पृथ्वी से लगभग 120 प्रकाश वर्ष की दूरी पे है, मतलब कि बहुत दूरी पर है वो। सूर्य के अलावा अन्य तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों की एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। एक्सोप्लैनेट किसे कहते हैं? जो ऐसे होते हैं जो सूर्य के अलावा अन्य तारों की परिक्रमा करते हैं, उन्हें एक्सोप्लैनेट कहते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप का अनुवर्तित है। यह इंफ्रारेड रेज में काम आने वाली दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली अंतरिक्ष टेलीस्कोप है। जेम्स वेब टेलीस्कोप सबसे ज्यादा शक्तिशाली, इससे पहले जो था हबल टेलीस्कोप था। इसके हाई रिजोल्यूशन और हाई सेंसिटिविटी उपकरण इसे हबल टेलीस्कोप की तुलना में बहुत पुराने, दूरस्थ और धुंधले पिंड को देखने में सक्षम बनाते हैं। तो 17वां टॉपिक अब ये है कि मैग्नेटोस्फेरिक सबस्टर्म दो घटनाओं के बीच के समय के दौरान अलग-अलग ऊर्जावान आयनों का अध्ययन करके अंतरिक्ष में मौसम का पूर्वानुमान लगाने में सटीकता से मदद करता है। मैग्नेटोस्फेरिक सबस्ट्रोविक एक अल्पकालीन प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा का हिस्सा वायुमंडल से मुक्त होता है जो सौर वायु और पृथ्वी के मेट्रोस्फीयर के बीच परस्पर क्रिया से उत्पन्न होता है। यह इंटरप्लेनेटरी मैग्नेटिक फील्ड
सौर वायु के वेग और सौर वायु के बदलते दबाव पर निर्भर करता है। सब स्ट्रोम की औसत वृद्धि लगभग 2 से 4 घंटे की होती है। IMF का दक्षिण दिशा की ओर होना भूमिगत सबस्ट्रोम आने की आवश्यक एक शर्त है। सुपर ब्लू मून, हाँ, 18वां टॉपिक है सुपर ब्लू मून। सुपर ब्लू मून तीन चंद्र घटनाओं का संगम है। फुल मून यानी पूर्णिमा, पूर्णचंद्र, सुपर मून और ब्लू मून। ब्लू मून एक महीने के भीतर पड़ने वाली दूसरी पूर्णिमा को व्यक्त करता है। याद रखना, ब्लू मून क्या होती है, जो एक ही महीने में अगर दूसरी पूर्णिमा पड़ता है तो उसमें इसको व्यक्त करता है। यह एक दुर्लभ घटना है क्योंकि पूर्णिमा आम तौर पर महीने में एक बार आती है। जब एक मौसम में चार पूर्णिमा आती है तो तीसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहते हैं। सुपर मून तब होता है जब चंद्रमा अपनी पेरिजी यानी कि पृथ्वी से निकटतम बिंदु से गुजर रहा होता है या उसके करीब होता है और साथ ही पूर्णिमा भी होता है, तब सुपर मून बनने के 2 कारण हैं। पहला, पूर्णिमा का दिन होना चाहिए, सीधा-सीधा याद रखिए। दूसरा, जो चंद्रमा है वह पृथ्वी के सबसे निकटतम बिंदु पे आ जाएगा तो सुपर मून बन जाएगा। मून अपने आप सुपर मतलब बड़ा दिखने लगेगा, तो पूर्णिमा और बड़ा दिखने लगेगा। पेरिजी का फुल मून यानी सुपर मून, एपीजी पृथ्वी के दूरस्थम बिंदु यानी कि जो आपका पेरिजी है वह पृथ्वी के निकटतम बिंदु को प्रदर्शित करता है, वहीं एपीजी जो है वो दूरस्थ बिंदु को निकटतम करता है। पर फुल मून से 14% बड़ा और 30% अधिक चमकदार होता है। एपीजी पर फुल मून को माइक्रो मून भी कहा जाता है। अगला सुपर ब्लू मून जनवरी 2037 में दिखेगा। यानी ये ध्यान रखना, जो ब्लू मून अभी दिखा था आपका, अब अगला दिखेगा कब? आपका जनवरी के महीने में 2037 में। तो इस प्रकार से जो हम सितंबर माह के विजन मैगजीन को कवर कर रहे थे, उसमें हमने पहले सेक्शन में अपना पॉलिटी कंप्लीट किया, दूसरे सेक्शन में हमने अपना साइंस और टेक कंप्लीट कर दिया। अब जैसे-जैसे हम प्रायोरिटी एग्जाम में देखेंगे, उसके हिसाब से जहाँ तक संभावना है हम अगले वीडियो में आपको पर्यावरण से रिलेटेड जो इस मैगजीन में दिया है वह कवर करेंगे। अगर आप ये थोड़ा वीडियो हमारा लंबा हो जा रहा है, लेकिन हम एक-एक चीज़ जो इस मैगजीन में दी उसको कवर कर रहे हैं। छोटी से छोटी बात को मैं हाइलाइट कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि वो याद रहे एग्जाम टाइम में। जब ये मैगजीन कवर हो जाएगी तो मैं इसका एक शॉर्ट वीडियो भी लाऊंगा जिसमें मैं एक वीडियो में सारी मैगजीन के जो विशेष बिंदु रहेंगे उनको कवर कर दूंगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।